नमस्ते। हमेशा खुश रहो बिटियाओं। मैं जेवीएन डॉक्टर एस बुंदेला, प्रोफेसर, फैकल्टी ऑफ एजुकेशन एंड मेथोडोलॉजी। पेपर इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स और दूसरा पेपर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड ह्यूमन राइट्स। दोनों में ये सेशन कवर करता है जिसका नाम है सेंटर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ज्योति विद्यापीठ विमेंस यूनिवर्सिटी जयपुर से। संसदीय शासन व्यवस्था में कार्यपालिका की वास्तविक शक्तियां मंत्रिपरिषद में निहित होती हैं और मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। भारत के संविधान में जो अनुच्छेद 74(1) है वो स्पष्ट कहता है कि राष्ट्रपति को उसके कार्यों के लिए एक मंत्रिपरिषद सहायता के लिए होगी और इसका अध्यक्ष स्वयं प्रधानमंत्री होगा। हमने पिछले सेशन में बात की थी मंत्रिपरिषद फर्स्ट की। अब बात कर रहे हैं मंत्रिपरिषद सेकंड की, जिसमें फंक्शन एंड पावर्स की बात कर रहे हैं। देखिए, जो केंद्रीय मंत्रिपरिषद है उसके फंक्शन और रोल, कार्य, पावर्स, ये सभी चीज़ें कुछ पॉइंटों के माध्यम से देख सकते हैं, जिसमें सबसे पहला है राष्ट्रपति को कार्यों में सहायता और परामर्श करना, हेल्प एंड एडवाइस टू प्रेसिडेंट। किसी सरकार के पतन के बाद भी वह मंत्रिपरिषद तब तक काम करती है जब तक कि नई सरकार गठित न हो जाए। मंत्रिपरिषद के द्वारा विभिन्न मामलों में लिए जाने वाले निर्णयों से प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को अवगत कराते रहते हैं। एक दूसरा कार्य नीति निर्माण के रूप में भूमिका, पॉलिसी मेकिंग। देखिए, मंत्रिपरिषद ही सर्वोच्च नीति बनाने वाली संस्था है जो किसी देश की रक्षा, विदेश, गृह, शिक्षा और विकास आदि से संबंधित नीतियां तय करती हैं। लोगों से जो वादा करके आते हैं चुनाव में, वो यहाँ पर उनको इस नीति के रूप में पूरा करना होता है। तीसरा कार्य है विधि निर्माण संबंधी, लॉ मेकिंग। कानून बनाने का वैसे तो मुख्य कार्य संसद का है और संसद एक अभिन्न अंग होने के कारण मंत्रिपरिषद की कानून निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। विधेयकों को बनाना हो, कानूनों में संशोधन करना हो, सुधार करना हो, इन सभी में मंत्रिपरिषद ही अपनी महत्वपूर्ण भूमिका लोक सेवकों के माध्यम से निभाती है। अब बात करते हैं चौथे कार्य की, वास्तविक मुख्य कार्यपालिका के रूप में रियल एग्जीक्यूटिव, चीफ एग्जीक्यूटिव फंक्शंस। मंत्रिपरिषद वास्तविक सत्ता प्राप्त सर्वोच्च शक्ति संपन्न निकाय हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, जो संपूर्ण शासन तंत्र को निर्देशित करती हैं, नियंत्रित करती है और व्यवस्थित करती है। संबंधित विभाग की नीति, कार्यक्रम, योजना, बजट, इन सभी में मंत्री ही अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है, अर्थात विभाग के मंत्री के द्वारा ही ये सभी निर्णय लिए जाते हैं। इसके अलावा सरकारी कर्मचारियों की भर्ती करनी हो, वर्गीकरण करना हो, प्रशिक्षण करना हो, पदोन्नति करना हो, वेतन भत्ते संबंधी काम करने हो, इन सभी में भी मंत्रिपरिषद की ही महत्वपूर्ण भूमिका बनी रहती है। इसके बाद बात करते हैं अगले कार्य की, और वो है विकास का वाहक, मीन ऑफ डेवलपमेंट। जीवन की मूलभूत सुविधाएं जैसे शिक्षा, पेयजल, यातायात, ऊर्जा, स्वास्थ्य आदि, इन सभी की व्यवस्था मंत्रिपरिषद के द्वारा ही की जाती है। अब बात करते हैं अगले कार्य, वो है समन्वय करना, कोऑर्डिनेशन। अब देखिए, कोऑर्डिनेशन के रूप में एक ही मंत्रालय के विभिन्न मंत्रियों या अलग अलग मंत्रालयों में मंत्रियों और सचिवों के मध्य कार्यक्षेत्र को लेकर उठने वाले विवादों का निवारण मंत्रिमंडल के द्वारा ही किया जाता है। कई बार काम करते करते मंत्रियों के बीच में, सचिवों के बीच में या मंत्री या सचिवों के बीच में कुछ
बात को लेकर कहासुनी हो जाती है, विवाद हो जाता है, जिनका निपटारा भी मंत्रिपरिषद ही करती है। अगला कार्य है लोक शिकायत संबंधी मामलों को लेकर पब्लिक ग्रीवेंसेज रेडरेसल। अब देखिए, केंद्रीय मंत्रिपरिषद के समक्ष प्रतिदिन हजारों जनता की शिकायतें आती हैं। इन शिकायतों का निवारण भी मंत्रिपरिषद के द्वारा ही किया जाता है। इसके अलावा अगला जो कार्य है वो जनमत के निर्माण संबंधी पब्लिक ओपिनियन। अब देखिए, जो मंत्रिपरिषद हैं वो भी क्या है, जन निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं और सरकार की नीति, कार्यक्रम आदि का ये प्रचार करते हैं, समारोहों में, उद्घाटनों में जनता से संपर्क बनाए रखते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जनमत का निर्माण भी करते हैं। यह सेशन डिजिटल वर्जन 2.0 ज्योति विद्यापीठ महिला विश्वविद्यालय जयपुर द्वारा तैयार किया गया है। मैं ये आशा करता हूँ कि आप मेरे डिजिटल सेशन से खुश हुए होंगे। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, मैं इसे हल करने की ज़रूर कोशिश करूँगा। धन्यवाद।